सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, आप सबको आज के इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बहुत बधाई, हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मुझ पर ईश्वर की अपार कृपा हुई है कि मुझे अपनी माताओं को संबोधित करने का शुभ अवसर मिला। मेरी माताएं और मेरी बेटियां आज इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में जुड़ी होंगी, ये जानने के लिए कि कैसे हम योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। आज मुझे अभी बैठे बैठे ये ध्यान आ रहा था कि वो समय था 54 साल पहले जब भारतीय योग संस्थान की शुरुआत हुई और लगभग 10 से 15 वर्ष तक भारतीय योग संस्थान के किसी भी केंद्र में कोई भी महिला साधना करने के लिए नहीं आती थी और संस्थान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिससे संस्थान का विकास ना के बराबर हुआ। ये एहसास हुआ हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को उस समय कि संस्थान और समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हमारी मां की शक्ति हमारे साथ नहीं होगी। तब ये निर्णय लिया गया कि केंद्रों में माताओं को साधना के लिए अनुमति दी जाए और माताओं के अपनी समस्याओं को ध्यान में रख करके विशेष सुविधाएं भी दी जाए। जैसे आज मैं जिस केंद्र के माध्यम से आज ये कार्यक्रम चल रहा है, ये दोपहर या दोपहर बाद का केंद्र है, तो इसलिए महिलाओं के विशेष दोपहर बाद के सायंकालीन योग केंद्र खोले गए और प्रातःकालीन केंद्रों में भी माताओं ने आना शुरू किया। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की कोई प्रांत शायद ही ऐसी हो जिसमें साधकों की संख्या के अनुपात के स्तर पर मेरी माताओं की संख्या पुरुषों से अधिक ना हो। मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि आज भारतीय योग संस्थान के कार्य को आगे ले जाने का अगर श्रेय जाता है तो पहले नंबर पर माताओं को जाता है। हमारी माताएं जो निष्काम भाव से सेवा करती हैं, हमारी माताएं जो निष्काम भाव से केंद्रों का संचालन करती है, हमारी माताओं में जो निष्काम सेवा भाव कूट कूट करके भरा हुआ है, वो वास्तव में हृदय को विभोर कर देने वाला है। मैं अपनी माताओं को अपने हृदय से शत शत नमन करता हूं। और आज विषय है कि माताओं का स्वास्थ्य योग से कैसे सुंदर बने, अर्थात महिला रोग जिनको हम कहते हैं, उन रोगों का उपचार हम योग में केंद्रों में साधना के माध्यम से और अपनी जीवन शैली में हल्का फुल्का परिवर्तन ला करके और भोजन में परिवर्तन ला करके कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं, ये विषय हमारा है। ऐसा माना जाता है, मेरा भाव भी है कि मेरे ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की होगी तो प्रकृति का पहले निर्माण किया, जिसे त्रिगुणात्मक कर 5 भूतों की, स्थूल भूतों की रचना की, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश। इस प्रकृति का निर्माण किया, इसको सजाया, लताओं से, फूलों से, पौधों से इसको श्रृंगार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ईश्वर को लगा कि जब तक इसमें देव रूपी खिलौने नहीं उतारूंगा, इन देव पुरुषों का निर्माण नहीं होगा, तब तक पृथ्वी सुंदर नहीं बनेगी।
तो मेरे ईश्वर ने इस देव रूपी पुरुष को, इस मानव की रचना की। और जब इस मानव की रचना करनी थी तो मेरे ईश्वर के सामने पक्का ये चिंतन आया होगा कि इस मानव का निर्माण कैसे हो। तो उस मानव के निर्माण के लिए उस समय मेरे ईश्वर ने मेरी मां की रचना की, मेरी मां के शरीर को विशेष रूप से उपयोगी बनाया और यह नियम बना दिया मेरे ईश्वर ने कि जब विश्व शक्ति उस विश्व शक्ति का पुंज एक जब मानव देह धारण कर पहला चरण इस धरती पर रखेगा तो उसे मेरी मां की कोख की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात वह स्थान जहां पर बच्चे का गठन होता है शरीर का या उसका पहला घर माना जाता है, वो मेरी मां के शरीर में गर्भाशय नाम का एक साधारण अंग है जिसकी लंबाई 3 इंच, चौड़ाई 2 इंच, मोटाई 1 इंच, जो कि ठीक मूत्राशय के नीचे और मलाशय के ऊपर रस्सियों के सहारे बंधा हुआ है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, अंग्रेजी में यूट्रस कहते हैं। इसको 2 आजादी मेरे ईश्वर ने दी। इसका आकार छोटा और बड़ा हो सकता है और ये उन अपने बंधनों से वो हिल ढुल भी सकता है। ये 2 आजादी दी। हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मां के शरीर में, बेटी के शरीर में जो दोष आते हैं, जिनको हम महिला रोगों के नाम से जानते हैं, वो महिला रोग भी शरीर में ठीक वैसे ही आते हैं जैसे शरीर में अन्य रोग आते हैं। जब शरीर के अंदर विषैले पदार्थ, जहर, विजातीय द्रव्य शरीर के अंदर ठहराव की स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात वो सहज रूप में शरीर से बाहर नहीं जाते, तो अपना आक्रमण शरीर के अंगों पर करने लगते हैं, तो हम रोगी बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जब ये जहर या विषैले पदार्थ या विजातीय द्रव्य मां के शरीर में प्रजनन अंगों के ऊपर अपना प्रहार छोड़ने लगते हैं, तो माताएं जिन रोगों से पीड़ित होती हैं उनको हम महिला रोग कहते हैं। अगर आप महिला रोगों के कारणों पर ध्यान दें, अगर आप महिला रोगों के कारणों पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि सामान्यतः वही कारण है, जैसे तनाव बनाना, भोजन ठीक ना होना, प्रकृति से दूर जाना, निष्क्रिय जीवन जीना या हार्मोन्स की प्रॉब्लम होना या पैतृक कारण होना, जिसको जेनेटिक रीजंस कह सकते हैं। तो इस तरह से माताएं भी उन्हीं कारणों से ही रोगी होती हैं। अगर इनके उपचार की बात करें तो इसमें ज्यादा लंबी बात कुछ नहीं है जी, केवल जीवन शैली को ठीक कर लेना, दिनचर्या को अच्छा बना लेना, भोजन को ठीक कर लेना और प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करना। प्रकृति का मतलब धूप से है जी, प्रकृति का मतलब हवा पानी से है जी, प्रकृति का मतलब इस मिट्टी से है जी। जितना इंसान इस प्रकृति से दूर गया उतना ही वो बीमार रहने लगा, रोगी रहने लगा। मासिक धर्म से संबंधित विशेष तौर पर आज चर्चा हम करेंगे कि इससे संबंधित रोग क्या है। जो गर्भाशय की बात की, जहां पर उस ईश्वर शक्ति का एक पुंज मानव देह धारण करने हेतु अपना पहला चरण रखता है, तो उस घर को, उस स्थान को हमने गर्भाशय का नाम दिया, जिसको हमारी बेटियां जो पढ़ी लिखी है वो अंग्रेजी में यूट्रस के नाम से जानती है। उसके अंदर की दीवार पर एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, जिसके भीतर एक उचित मात्रा के अंदर प्रतिमास जो है एक विशेष रक्त की मात्रा संचित होती है। गर्भ के अंदर संतान आने के ऊपर ये रक्त जो है ना उस बच्चे के गठन के प्रयोग में लाया जाता है। किसी कारण से जब संतान गर्भ में नहीं आती तो एक निश्चित समय के बाद ये झिल्ली टूट करके इस दूषित रक्त को शरीर से प्रवाह के रूप में बाहर ले जाती है, जिसे माताओं के अंदर मासिक धर्म कहा जाता है।
और जब मेरी बेटी युवा होती है और पहली बार इस क्रिया में कदम रखती है और वह इस क्रिया से गुजरती है, तो उसमें लगभग 33 वर्ष तक, 35 वर्ष तक अंदाजा बतलाया जा रहा है। इससे कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन 33 वर्ष इसका स्टैंडर्ड टाइम होता है, जिसमें कि 33 वर्ष तक उसे इस क्रिया से गुजरना होता है। अर्थात अगर बेटी इसमें पहली बार कदम 12 साल की उम्र में रखती है, तो उसमें 33 साल जोड़ दीजिए, रजो निवृत्ति उसकी 45 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। माना जाता है कि रजो निवृत्ति का समय 45 साल से लेकर के और 50 साल की आयु का एक मानक समय है, एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर 50 साल से ऊपर माताएं मासिक धर्म से गुजरती हैं तो वो ज्यादा उचित नहीं माना जाता, और 55 साल तो आप ये समझ लीजिए कि डिमार्केशन है। अगर उसके बाद तक चलता है तो शरीर के अंदर कैंसर जैसे रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आते हैं, इसको नकारात्मकता के भाव से आज की वार्ता को बिल्कुल ना लिया जाए। आपको शक्ति और ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर के हमें इस वार्ता से आगे बढ़ना होगा। आइए, एक स्वस्थ रजोवृत्ति किसको कहते हैं? रजोवृत्ति, ऋतुकाल, मासिक धर्म, ये 3 शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। रजोवृत्ति वही क्रिया जो हर महीने ठीक 28 दिन के बाद यह चक्र पूरा होता है। स्वस्थ रजोवृत्ति किसको कहेंगे? इसके कुछ लक्षण हैं, ये माताओं को पता होना चाहिए ताकि वो अपनी बेटियों को इस बारे में शिक्षित कर पाए। रजोवृत्ति की क्रिया 28 दिन इसका स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, अंतराल, और 23 दिन कम से कम और 35 दिन अधिक से अधिक, इसके बीच में यह चक्र पूरा हो जाना चाहिए। अगर 23 दिन से पहले पूरा होता है और उधर 35 दिन से ऊपर पूरा होता है तो इसे हम रोग की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका कुल समय चक्र का 5 दिन का माना जाता है रजोवृत्ति का। अगर 3 दिन से 7 दिन के बीच का होता है तो ये उचित माना जाएगा। अगर इससे कम हो या इससे ज्यादा हो तो ये रोग की श्रेणी में आ जाएगा। मां के शरीर से, बेटी के शरीर से 250 मिलीलीटर रक्त प्रवाहित होना चाहिए इस समय के दौरान में। अगर इससे कम प्रवाहित होता है तो उसे अल्प रज का रोग कहा जाता है। अगर इससे ज्यादा प्रवाहित होता है तो उसे अति रज का रोग कहा जाता है। ये कुछ आपको जो बातें बतलाई जाती है, इसकी गति भी समझिए। अगर इसको मानक समय इसका 5 दिन कहा जाता है तो 2 दिन इसकी असेंडिंग नेचर होती है, गति बढ़ेगी। तीसरे दिन ये कांस्टेंट हो जाएगा। चौथे और 5वें दिन ये डिसेंडिंग वे में जाता हुआ, नीचे की तरफ जाता हुआ अपनी इस क्रिया को पूर्ण करता है। जब माताएं ऐसे कष्ट रहित, वेदना रहित होकर के 5 दिन के मानक समय में इस क्रिया से ठीक 28 दिन के बाद गुजरती रहती हैं तो समझ लीजिए कि माँ या बेटी हमारी वह स्वस्थ रजोवृत्ति की क्रिया से गुजर रही है। उस समय के दौरान हमारी बेटियों को या हमारी माँ को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आइए, ये छोटी छोटी बातें हैं। पहले मैं अपनी बच्चियों के बारे में बोलूंगा, क्योंकि बेटी की जो शिक्षक है वो माँ है। जितनी शिक्षा माँ बेटी को दे सकती है वो पिता नहीं दे सकता। अगर बेटी को कोई कठिनाई होगी, कोई समस्या होगी, तो अपनी समस्या को अगर वो शेयर करेगी तो वो सबसे पहले अपनी माँ के साथ कहेगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि बेटी की अगर कोई पहली शिक्षिका है तो वो उसकी माँ है। ये हिंदुस्तान है जी, ये भारत है। भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पालना और जो हमारे संस्कार हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं दिए जाते। यहां पर जो बातें बतलाई जाएं, मैं आशा रखूंगा कि आज जितनी माताएं मेरी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं वो अपनी बेटियों को वो शिक्षा दें, और जो मेरी बेटियां इससे जुड़ी हुई हैं वो इन चीजों को समझ करके जीवन में अपना पालन करें। जैसे रजोवृत्ति के दौरान कभी भी सर नहीं धोना चाहिए। अगर उस समय सर धोते हैं
तो एक रजोरोध का रोग होता है और एक अल्प रज का रोग होता है। ये रोग शरीर में आने की संभावना बढ़ जाएगी। आप समझना कितना सुंदर विषय होगा आज का, बहुत गहरा विषय होगा। अगर आप पेन लेकर के आए हैं तो अच्छी अच्छी बातों को नोट करते रहें, ताकि आप जीवन में, माँ अगर शिक्षित होगी तो मेरी बेटी शिक्षित हो जाएगी। लेकिन आज आधुनिक समय आ गया, माँ ने ही कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, माँ ही पिज्जा और बर्गर की तरफ बढ़ रही है, तो वो बच्चों को कहां वो सुपाच्य भोजन की बात करेंगे। मैं इस नकारात्मकता के भाव से नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक शिक्षा देने की दृष्टिकोण से, एक जो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आया हूं, तो मैं आशा रखूंगा कि मेरी बात में से आप सकारात्मकता को ही ढूंढेंगे। उन दिनों के दौरान, रजोवृत्ति के दौरान गीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ठंडे फर्श पर नहीं बैठना चाहिए, ठंडे फर्श पर नहीं बैठना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर जहां तेज हवा चल रही हो वहां देर तक गीला नहीं रहना चाहिए। वजन नहीं उठाना चाहिए, उछल कूद नहीं करनी चाहिए, और मूत्र वेग को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। आइए, जो आपको ये सावधानियां बतलाई, इन सावधानियों के बरतने से आपको उछल कूद करना, वजन उठाना, आप कहेंगे ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि इस समय गर्भाशय का वजन बड़ा होता है। उछल कूद और वजन बढ़ने से अगर लिगामेंट्स कमजोर हो तो आपके मां के शरीर में या बेटी के शरीर में कई बार प्रोलैप्सिस या डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होने की समस्या शरीर में आ सकती है। और जब गर्भाशय अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा, किसी दूसरे स्थान पर चला जाएगा, तो उससे न जाने कितने प्रकार के आगे महिला रोग जन्म लेंगे, जो छोटी छोटी जानकारी है। इससे संबंधित माताओं में रजोरोध की समस्या हो सकती है, कष्ट रज की समस्या हो सकती है, अल्प रज की समस्या हो सकती है, अति रज की समस्या हो सकती है, अनियमित रज की समस्या हो सकती है। मैं शुरू में थोड़ी सी बात अपनी बच्चियों पर बोलूंगा कि जब मेरी युवा बेटी रजोवृत्ति में प्रवेश करती है तो उसके शरीर में उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अति वेदना का सामना करना, जैसा कि नितंब या पेड़ू वाले भाग में पीड़ा महसूस करना, जैसे कि अल्प रज की समस्या, जैसे कि कष्ट रज की समस्या इत्यादि। और उसका स्वभाव भी थोड़ा सा बदल जाता है। इससे बच्ची की पढ़ाई खराब होने लगती है, उसका स्कूल में एग्जाम होता है, उसका एग्जाम देने का मन नहीं करता, उसका रिजल्ट खराब होने लग जाता है, बच्ची टेंशन में रहने लग जाती है। तो उस समय बच्ची अपनी बात को किससे शेयर करेगी? आप और मैं आमने सामने बैठे होते तो प्रश्नोत्तर होते, अब तो मैं अकेला बैठा हूं, प्रश्न भी मुझे दागना पड़ेगा और उत्तर भी मुझे ही देना पड़ेगा। समस्या ये हो गई। अब देखिए, इस समय वो हमारे देश की संस्कृति को देखते हुए बेटी अपनी समस्या को अपनी माँ के सामने रखे। और जो माताएं मेरे सामने जुड़ी हुई हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि उस समय बेटी को मुझे इस समस्या से कैसे निकालना है। आजकल तो आधुनिक जमाना आ गया। आधुनिक जमाने में माँ के पर्स में नोट ज्यादा, कमाई पूरी, धन की कमी नहीं, डॉक्टरों की कमी नहीं। तो जैसी बेटी समस्या बतलाती है, हम बेटी को सीधा गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं और वहां पर आप 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, जितने टेस्ट डॉक्टर कहती है वो सारे टेस्ट करवाते हैं। और टेस्ट करवाने के बाद जवाब एक ही मिलेगा आपको कि बच्ची के शरीर में हार्मोन्स का संतुलन ठीक नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगा कि उस समय बच्ची के शरीर में हार्मोन्स का संतुलन होता ही नहीं, उसको टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? जिसने कार अभी चलानी सीखी है वो कार चलाने में एकदम संतुलन नहीं बना सकता। जो बच्चा छोटा अभी चलना सीख रहा है उसका चलने में संतुलन नहीं बन सकता। जो बच्चा भी लिखाई करना सीख रहा है वो फ्लो के साथ नहीं लिख सकता। आप इस बात को समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए। तो हमारे शरीर के अंग भी ऐसी हैं जी। तो वो जो अंग है शरीर के भीतर, जो ओवरीज हैं, जिनको हम डिंब ग्रंथि कहते हैं, जो डिंब नवलिका है, जो वो गर्भाशय वाला भाग है, वो अभी ठीक प्रकार से कार्य करने की स्थिति तक नहीं पहुंचा है।
हार्मोन्स का संतुलन है ही नहीं शरीर में, ये बिल्कुल सत्य है। तो माताएं ध्यान दें, हार्मोन्स का बेटी के शरीर में संतुलन बनने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। हो सकता है कोई समस्या ना आए, शरीर की रचना ऐसी हो, पैतृक जो हेरिडिटरी जो जीन्स हैं मां के बॉडी में आए हुए वो ऐसे हों। लेकिन अगर ये समस्या है तो इस समस्या का समाधान प्राकृतिक रूप में शरीर को करना चाहिए, ना कि दवाइयों को करना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस पैसे के अंधाधुंध दौड़ में उसको हार्मोन्स के, बेटी को हार्मोन्स की गोलियां खिलाना शुरू कर देते हैं। और जैसी बेटी हार्मोन्स की गोलियां खाने लगती है तो बेटी अपने आप को ठीक समझने लग जाती है, उसकी स्कूल की पढ़ाई ठीक चल पड़ती है, उसको स्ट्रेस नहीं बनता, उसको मासिक धर्म की क्रिया ठीक से होने लगती है। अब उसको गोली का नाम समझ में आ गया, अब उसको माँ से भी बात नहीं करनी, अब उसको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। हमारे हिंदुस्तान में तो केमिस्ट से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन आराम से मिल जाती है, वो अपने बैग में हर वक्त मेडिसिन रखती है, जब उसको जरूरत होती है वो उसका सेवन करने लग जाती है। और जब लंबे समय तक उसका सेवन वो करती रहती है तो उसकी बॉडी उस मेडिसिन की एडिक्टेड बन जाती है, एडिक्टेड बन जाती है। अब क्या है कि अगर मेडिसिन बंद कर देगी बच्ची हार्मोन्स की गोली तो उसको मासिक धर्म नहीं आएगा, लेगी तो आएगा। हमने उसके शरीर का जो प्राकृतिक विकास होना था हमने उसको रोक दिया। उसके कसूरवार कौन हुआ, ये मैं अपने साधकों को, जो मेरे साधक, मेरी माताएं, मेरा परिवार, योग परिवार जो जुड़ा हुआ है, उनको मैं ये चिंतन का विषय दे रहा हूं। आप कल्पना कीजिए उसके कसूरवार हम माँ बाप हैं या कोई और है। हम उस समय अपनी बेटी को छोटी छोटी बातें बतलाते। आप यकीन मानिए, मैं दावे से कहता हूं, विश्वास के साथ, भावनाओं के साथ, कि अगर बच्ची कहती है मुझे वेदना, मुझे पीड़ा, मुझे कष्ट होता है जिससे मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है माँ, तो माँ को उस समय केवल ये बात कहनी चाहिए कि बेटा तू 7 दिन तक सुबह से शाम तक गर्म पानी पी। आप यकीन मानिए 50% केसेस के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं होता तो उसको गर्म पट्टी की लपेट बोलिए उसको। तब भी अगर नहीं होता तो उसको आप क्या कहिए कि 3 महीने तक लगातार 2 कप पानी में 10 ग्राम से लेके 8 ग्राम देसी सादा बिना मसाले का गुड़ और अजवाइन पका करके, और उसको 1 कप जब रह जाए उसको रात को सोते समय पिला दीजिए। देखिए कष्ट रज भी ठीक होगा, अल्प रज भी ठीक होगा, और बच्ची के जो हार्मोन्स है उनका संतुलन भी बनने लग जाएगा। आसन और प्राणायाम भी आपको उनको कहने पड़ेंगे। उनको पाद चक्र आसन बतला दीजिए, उनको हस्त पादोत्तान आसन बतला दीजिए, उसको पादोत्तान आसन बतला दीजिए, उसको आप सर्पासन बतला दीजिए, उसको आप शलभ आसन बतला दीजिए, उसको आप अग्निसार क्रिया का अभ्यास बतलाइए, उसको आप कपालभाति प्राणायाम बतलाइए। आप यकीन मानिए कि आप पाएंगे कि आपकी बच्ची, और उसको कहिए कि बेटा आप 6 महीने तक कहना मानो बाहर का फूड मत लो। विश्वास करो आपकी 6 महीने के अंदर आपकी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और वह इस रोग से बाहर आएगी। और ये बात बच्ची शब्द यूज करके, मैं बेटी शब्द करके इसलिए यूज कर रहा हूं कि हम माताओं को अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। और यही नहीं, जो माताएं भी इस समस्या से गुजर रही हैं वो भी यही ट्रीटमेंट लें, बस इस ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएंगे, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, क्योंकि वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उसके बारे में कहना कठिन होता है, क्योंकि हम कोई ये तो है नहीं कि बहकाने के लिए आए आपको, लेकिन सच्चाई है ये बिल्कुल। अल्परस के मुख्य कारण क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्या है कि उसका नर्वस सिस्टम कमजोर हो सकता है, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। अगर नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां कमजोर हैं तो प्राणायाम और आसन का अभ्यास बहुत जरूरी है। जब तक वो प्राणायाम और आसनों का, दवाइयों से मांसपेशियां कैसे सशक्त बनेंगी। लेकिन आप देखिए कि आप तो सब योग करते हैं, हस्त पादोत्तान आसन और पादोत्तान आसन और शलभ आसन, ये 3 आसन मैं बता रहा हूं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए रामबाण का काम करेंगे। आप उनको कह दीजिए बच्चों को कि आप बेटा ये किया करो, बात बन जाएगी। अगर नर्वस सिस्टम कमजोर है उसका, तो उससे आप भ्रामरी प्राणायाम करवाइए ना, आप उनसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाइए ना, आप उनसे गहरे लंबे श्वास करवाइए ना।
अगर आप ऐसा अभ्यास करवाएंगे, उसका नर्वस सिस्टम भी बच्ची का, बेटी का, माँ का ठीक होगा और वो इस बीमारी में से निकल जाएंगे। कभी कभी गर्भाशय की डिस्प्लेसमेंट महिलाओं में ज्यादा होती है, बच्चियों में कम होती है। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। जो महिलाएं 30, 35, 40 साल की उम्र में, उनको क्या करना चाहिए? उनको ऐसे आसन कर लेने चाहिए जैसे पवन मुक्त आसन है, जैसे धनुरासन है, जैसे पादोतान आसन है। ये मैंने 3 ऐसे अच्छे आसनों का अभ्यास बतला दिया। इनका अभ्यास कीजिए, आपकी डिस्प्लेसमेंट की समस्या भी काफी हद तक ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं, ये मैंने बच्चियों के बारे में या जिनको अल्परज, कष्टरज और रजोरोध की बात की। एक बात और हम बहुत अच्छी करेंगे आज आपके साथ, वो हमारी बेटियों के लिए भी है जिनकी शादी हो गई लेकिन पीसीओडी की प्रॉब्लम से वो पीड़ित रहती हैं और इनफर्टिलिटी को फेस करती हैं, जिसके कारण एक समस्या होती है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज, पीसीओडी। क्या समस्या होती है ये? आइए इसको हम समझें। ये प्रॉब्लम 12 साल से लेकर 45 साल की उम्र में महिलाओं में किसी भी उम्र में हो सकती है। ये छोटे छोटे सिस्ट होते हैं जो कि ओवरीज के ऊपर बन जाते हैं, और इसका बनने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है गलत जीवन शैली, जंक फूड, टेंशन बनाना, और पैतृक कारण भी होते हैं। माताओं से जीन्स मां से मिल जाते हैं और जिनके शरीर में हार्मोन्स का संतुलन ज्यादा बिगड़ा रहता है। और आजकल ये दोष शरीरों में बच्चियों के, युवा पीढ़ी 15, 16, 17 स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चियों में आम मिलता है, और उस समस्या से उनके मासिक धर्म का चक्र भी बिगड़ता है। आपने कई बच्चियों को देखा होगा, उनके चेहरे के ऊपर बाल उगाते हैं, अननेसेसरी जो बाल उगते हैं, कील मुहासे आ जाते हैं, अल्परज की समस्या बनती है। ऐसे शरीरों में अंडे का निर्माण ठीक नहीं हो पाता, जिससे कि उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है। शादी के बाद इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बांझपन के रोग से पीड़ित होती हैं और वो डॉक्टरों के चक्कर काटती रहती है। अगर आप यकीन मानिए, समय रहते अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, 2 शब्द यूज कर रहा हूं मैं, यौगिक और प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में अपना करके हम इस बहुत बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा कुछ ये भी समझ लेना चाहिए, मैंने कुछ आपको लक्षण बतला दिए पीसीओडी के, कि इसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है, इसमें मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द हो सकता है, चेहरे के ऊपर बाल आ सकते हैं, कील मुहासे। जरूरी नहीं है ये सब सिम्टम्स उसके ऊपर लागू होते हैं, किसी और कारण से भी होते हैं। इसलिए आपने किसी भी शब्द से भयभीत नहीं होना है, वो चीज गलत हो जाएगी। यहां तक कि बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर में ओबेसिटी का लेवल भी बढ़ सकता है, और कई बार तो इस वजह से ऋतुकाल आता ही नहीं, और कई बार अनियमित हो जाता है, गैप आने लग जाता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। और इसके मैंने रीजन भी आपको बतलाया है कि खास तौर पे आजकल हमारी बच्चियां जो बाहर का फूड लेने लग गई हैं, ये पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण है। जो हर वक्त जंक फूड खाना, शरीर में या किसी और कारण से हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ना। शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। आधुनिक समाज में कहीं पर थोड़ा धूम्रपान और मदिरा का सेवन भी स्टेटस सिंबल बन गया, जो इस बीमारी को पैदा करता है। जो युवा पीढ़ी की बच्चियां निष्क्रिय जीवन जीती हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करती, कोई फिजिकल वर्क नहीं करती, कोई योगाभ्यास नहीं करती, उनके शरीरों में यह समस्या आने की संभावना ज्यादा होती है। और यह भी देखें कि आजकल एक वर्किंग होने की वजह से दफ्तर में जो काम का बोझ होता है, उससे जो स्ट्रेस बनता है, उस तनाव से भी यह रोग पैदा होता है।
और जिस महिलाओं में पुरुष हार्मोन्स कुछ बनते हैं, उसकी वजह से भी ये रोग शरीर के अंदर आ सकता है। और मेरा मानना है कि रोग को दूर मत करो, रोग के कारण को दूर कर दो, रोग अपने आप भाग जाएगा। अगर आपको तनाव बनता है तो तनाव को ठीक कर लो। अगर आप जंक फूड लेते हैं तो अपने जंक फूड को ठीक करो। आप अपनी दिनचर्या के ऊपर और अपनी गलतियों के ऊपर विचार करो और फिर आप इसको ठीक करने का प्रयास करोगे तो आप पाओगे कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको जरूर बतलाऊंगा। जिनके पास पेन और डायरी है वो नोट कर लेंगे। जिनको ये समस्या है, प्राकृतिक चिकित्सा वो कैसे ले सकते हैं? 2 प्लास्टिक के टब रख लें बाथरूम में, एक में गर्म पानी जितना बर्दाश्त हो जाए शरीर के द्वारा, और एक में ताजा पानी। आप एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में, 1 से 1.5 मिनट गर्म पानी में, 1 से 1.5 मिनट ठंडे पानी, ऐसे लगभग 6 से 7 राउंड लगाइए। 18 से 20 मिनट की ये क्रिया प्रतिदिन अगर करेंगे तो इससे पेड़ू वाले भाग में, कैसे बैठना है टब में, टांगे बाहर रहेंगी, हिप्स टब में नीचे रख दीजिए, नाभि तक का भाग और नितंबों वाला भाग अर्थात पेड़ू वाला भाग पूरी तरह से पानी में डिप हो जाना चाहिए। और उस समय के दौरान नाभि से नीचे वाले हिस्से पर दाएं बाएं से आप मसाज करते रहिए। आप ऐसे मसाज करने से वहां के ऑर्गन्स एक्टिव होंगे, क्रियाशील बनेंगे, वहां रक्त का परिसंचरण ठीक होगा। जब रक्त का परिसंचरण ठीक होगा गर्म और ठंडे सेक से, तो इस रोग को ठीक करने में आसानी रहेगी। एक आपको क्या करना है, ऐसी बच्ची को या माँ को जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जो हमारी बच्चियां हैं, वो भी हमारी बेटी हैं जो 30-35 साल की उम्र से गुजर रही हैं, और लेकिन वो बांझपन के दोष से, जिसका इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसको कंसीव करने में कठिनाई होती है। कुछ तो शादी आजकल बच्चे लेट करते हैं, 32-32, 30-30 साल हो जाती है। फिर उसके बाद ऑफिस का स्ट्रेस होता है, करियर बनाना है, और फिर ये पीसीओडी की समस्या बीच में आकर के टपक जाती है। फिर बच्चों को 35-34-35 साल में जाते जाते एक समस्या घेरने लग जाती है कि डॉक्टर उनके कान में एक बात कह देती है, देखो भाई, महिलाओं में 32 साल के बाद इनफर्टिलिटी का जो रेट है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो डाउन होना शुरू हो जाती है। मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। एक समस्या ये साथ में और जुड़ जाती है उसकी। तो उस समय स्ट्रेस अगर बच्ची को पहले से बना हुआ है तो स्ट्रेस घटने की बजाय बढ़ जाएगा। फिर पता नहीं IVF क्या बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजों की तरफ हम बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि हम प्राकृतिक चिकित्सा और योग के अभ्यास से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं? जब हमारे शरीर का शोधन अगर हो जाएगा, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोबारा से सशक्त हो जाएंगे। और ऐसा विश्वास कीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल के अंदर हमारे जीवन काल में जब 35 साल हमने योग के साथ जुड़े हैं, 35 साल के दौरान मैं ये नहीं कहता कि 100% ये सब चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने उस रोग को कितना गहरा बना दिया। लेकिन ऐसा होता है कि वो शोधन हो जाएगा, ऑर्गन आपका दोबारा से वो कार्य करने लगेगा, और जब वो ऑर्गन अपनी कार्य क्षमता को दोबारा से पालेगा, आपके शरीर से दोष ठीक हो जाएगा, और इनफर्टिलिटी तक की प्रॉब्लम को भी योगाभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम ठीक करने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बच्चियों को कहे कि 30 दिन तक वो 10 से 12 नीम के पत्ते, 3 से 4 काली मिर्च और 1 ग्राम सेंधा नमक, इनको कूट लें अच्छी तरह से। कूट करके 1 गिलास पानी में मिलाएं और सुबह खाली पेट 30 दिन तक इसको पिए। इससे शरीर में रक्त का शोधन होगा और उसे ठीक करने में हमारे को मदद मिलेगी। दालचीनी और मुलैठी, इसका भी काढ़ा बना करके गर्म पानी में से उबाल करके अच्छी तरह से, और फिर उसमें शहद मिला करके, शहद उबलते हुए पानी में नहीं डालना, नीचे उतारने के बाद डालना है। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो ये भी इसमें लाभकारी है। और रात को मेथी दाना और अलसी अगर इसको भिगो दें और इसका सेवन करें तो ये भी इस बीमारी में काफी लाभकारी होता है। लेकिन ये तो प्राकृतिक चिकित्सा हुई। यौगिक उपचार क्या है? विषय तो योग है ना।
आपको उन आसनों को पकड़ना है जो गर्भाशय और ओवरी को सक्रिय बना दे, जैसे योग मुद्रा, मंडूक आसन, पश्चिमोत्तान आसन, शलभ आसन, पादोत्तान आसन, हल आसन। ये मैंने कुछ आसनों के नाम दिए जो पीसीओडी की समस्या को ठीक करने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी आसन हैं ये सभी इन अंगों की मालिश करेंगे और उसमें जो रक्त का परिसंचरण कमजोर हुआ है उसको ठीक करेंगे। जब प्राण शक्ति और रक्त का परिसंचरण इन अंगों में ठीक प्रकार से होने लगेगा तो ये अंग हमारे सक्रिय बन जाएंगे, और जब ये अंग सक्रिय बनेंगे और ये अगर पीसीओडी की समस्या ठीक हो जाती है तो एग फॉर्मेशन की क्रिया सही होगी, और जो मेरी बेटी इस समस्या से जूझ रही है वो इस समस्या से बाहर आ सकती है। ऐसी इसका दूसरा, खाने से संबंधित क्या हमें परहेज करना चाहिए? उड़द की दाल, चावल, अरबी, केला, चीकू, मिठाई, मैदा, दही, दूध, ये मैंने कुछ चीजें बोली हैं। उड़द की दाल, अरबी, केला, चावल, चीकू, मिठाई, मैदा, दही, दूध, इनका अभी सेवन ना के बराबर कर दें। परहेज हो तो परहेज को निभा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शाम के टाइम का भोजन जो हो वो सूपदार सब्जियों का हो। शाम का जो भोजन हो वो सूपदार सब्जियों का हो। उसमें सूपदार सब्जियां भी कैसी? 4-5 सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स हो। ग्रीन वेजिटेबल में एक सब्जी का नाम ले रहा हूं, जैसे ब्रोकली होती है। ऐसी सब्जियों को लें, 4-5 सब्जियां, उनको बॉयल कर दें। कोई तड़का नहीं लगाना, कोई घी नहीं डालना, कोई स्वाद नहीं देखना, कोई, आपको सिर्फ उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च डालनी है। जब सेंधा नमक और काली मिर्च डाल करके आप उसकी 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी वो खूब खाइए, रोटी कम कर दीजिए। अगर सायंकालीन भोजन ये कर दिया महिलाओं ने, जिसमें कि पहली समस्या भी जो मैंने आपको बोली और ये समस्या भी मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप यकीन मानिए हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां या वो माताएं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, वो इस समस्या से बाहर आ जाएंगी। कितनी सुंदर बात आपको बतलाई। एक बात और कहूंगा, खास तौर पे जिन बच्चियों का वेट ज्यादा है और वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझती हैं, तो उनको अपने वेट को कम करना होगा। वेट को कम करने के लिए योग से बढ़िया कोई साधन नहीं। भोजन ठीक करके प्रतिदिन 1 घंटा जिन आसनों का अभ्यास मैंने कहा, उनको आप 5-5 बार, 4-4 बार उन आसनों को आप अच्छी तरह से उनका अभ्यास कर लीजिए। आप देखेंगे उन प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करने से आपकी ये समस्या, अधिकांश संभावना रहेगी कि आप उससे बाहर आ जाएंगे। पानी का सेवन थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। दिनचर्या में जहां कोई गलती हो रही है उस दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर लीजिए। और आप, सबसे बड़ी सुंदर बात है कि तनाव मुक्त रहें, जीवन तो चलता रहेगा। आप बच्चियों को ये कहें। हमारे पास बहुत केस आते हैं आश्रम में। आजकल तो कोरोना है, कोई आ नहीं रहा है, हम बुला नहीं रहे हैं, हम मिल भी नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस मेरे सामने ऐसे आते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बिहार का एक पूर्णिया का केस था और हम पूर्णिया प्रोग्राम लेने गए थे। बेनी प्रसाद पटोदिया जी मेरी बात को सुन रहे होंगे तो उनको केस भी याद आ जाएगा। वहां पर यह केस था। मुझे नहीं मालूम मैंने क्या उनको बतलाया, क्या आसन बतलाए, क्या प्राणायाम, क्या भोजन, जो चर्चा आपसे कर रहा हूं वही चर्चा उनसे कर डाली और उन्होंने श्रद्धा से उसको अपनाया। और जब हमारा अगला राउंड गया तो हमें पता चला कि उस परिवार में लड़के ने जन्म लिया है। तो कितना सुंदर लगा होगा। और उस समय में जो कार्यक्रम ले रहा था, वहां पर एक अग्रवाल समाज ने एक अपनी वो बना रखी है धर्मशाला, उसकी छत पर कार्यक्रम चल रहा था और उस बच्चे को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया। आप सोचिए कि मेरा हृदय कितना गदगद हो गया होगा। एक रोहिणी में कोई ऐसे कोई रिश्तेदार, उनकी बुआ कोई रहती होगी, कोई बच्ची बॉम्बे की लड़की थी, बॉम्बे में उसकी शादी हुई थी, उनकी मासी या बुआ कोई रोहिणी में थी, उनके माध्यम से वो बच्ची मिली। उनको क्या बतलाया? 2 बार IVF करवा चुके थे,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने योग का सहारा लिया, उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा ली और श्रद्धा से लिया। और श्रद्धा से लेने के बाद जब उनको कंसीव किए हुए 3 महीने हो गया तो उसने 3 महीने के बाद फोन करके मुझे आश्रम में सूचना दी कि अंकल जी परिवार हमने गर्भ धारण कर लिया। मैंने पूछा कि बेटा तूने 3 महीने के बाद सूचना दी? तो उसने कहा कि हमारे परिवार में ये प्रथा है कि 3 महीने तक किसी को सूचना नहीं देते। कैसा अच्छा लगा होगा ये मैं कुछ भावनाएं आपके साथ व्यक्त इसलिए कर रहा हूं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी के सर पे हाथ रख दोगे और उसकी समस्या का हल हो जाएगा ना। अगर आप वास्तव में सच्चे मन से किसी चीज को करते हो, लाभ करने का होता है, सुनने का नहीं। सुनने में प्रेरणा मिल सकती है आपको। अगर आप आसन करोगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ठीक करने के आसन करोगे, तो ये कैसे हो सकता है जी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक ना हो? अगर रिप्रोडक्टिव ठीक, आपके ऑर्गन्स ठीक होंगे, आपके प्रजनन अंग ठीक होंगे, उनके दोष ठीक हो जाएंगे, वो सक्रिय बन जाएंगे, तो आपके दोष कैसे ठीक नहीं होंगे? आप कैसे निरोगी नहीं बनेंगे? कैसे इन समस्याओं का हल नहीं होगा? हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते ये है कि हम उसको जीवन में धारण कर लें, जो उचित मार्ग है। मैं ये कभी नहीं कहता अपने मुंह से कि दवाइयां गलत हैं, डॉक्टर्स गलत हैं, अस्पताल गलत हैं, फार्मेसी गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जीवन प्रकृति दत्त है, ये दवाई दत्त जीवन नहीं है। तो प्रकृति दत्त जीवन को प्रकृति दत्त बना करके जीना सीखिए। अगर आप प्रकृति दत्त बना करके इसकी प्रकृति की गोद में इसको समर्पित करके जीना सीख जाएंगे तो हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। कि देखिए, मैं 100% तो किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर बीमारी का मूल कारण योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही संभव है, दुनिया में आज तक कोई और थेरेपी और पैथी बनी नहीं जो मूल कारण को ठीक कर दे। मूल कारण योग के पास निवारण है या हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के कारण है। आज योग को यौगिक चिकित्सा के रूप में भी संसार ने, हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने मान लिया है इसके डंके को, इसकी ताकत को। अब मैं 10 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए देता हूं आपको। मुझे प्रॉब्लम है। हाँ जी, बोलिए, अपना नाम बताइए। मैं ज्योति मनास बोल रही हूँ। हाँ जी, ज्योति जी बोलिए। सर, मुझे ना फाइब्रॉइड हो गए हैं पिछले 2 साल से। तो सर, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? अपनी एज बताइए। मेरी 40 हो गई है। आपको मैं सिंपल एक बात बतलाता हूँ। हाँ जी। जो रसोली वगैरह जो गर्भाशय में इस उम्र में होना स्वाभाविक होता है। हाँ जी। ये आपको नहीं, ये 50% से ज्यादा महिलाओं को होती है। कुछों को पता चल जाता है टेस्ट से, कुछों को नहीं पता चलता, होके खत्म भी हो चुकी होती है, पता नहीं होता। अगर सामान्य रसोली है, नॉन कैंसरस है, वो कुछ आपको नहीं कहती, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि रसोली हो गई, उम्र 40 साल की हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, अब यूट्रस की जरूरत नहीं है, 50,000 रुपए दो और यूट्रस को निकलवा दो। ऐसा सामान्यता नहीं करना चाहिए। रसोली अपने आप बनती है, अपने आप शरीर से खत्म हो जाती है। आपको जो मैंने अभी उबली हुई सब्जियों की बात करी, आप उसका उपचार कीजिए और आप 3 महीने तक अभी तो 15 नवंबर तक आप लगातार कटी लपेट कीजिए, सुबह 50 मिनट से 1 घंटे का, और आप दबा करके आसन प्राणायाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कीजिए। और आप भूल जाइए कि आपको रसोली है। एक बात मैं माताओं को कहना चाहता हूं कि जब माताएं रजो निवृत्ति में चली जाती हैं, मतलब आप मेनोपाज में चली जाती हैं, तो उस समय रसोली को खाद पानी मिलना बंद हो जाता है, वो हार्मोन्स बनने बंद होने की वजह से, और रसोली अपने आप सूख करके खत्म हो जाती है अपने आप। ये अपने दिमाग में रखे आप। इसलिए बी पॉजिटिव और बी स्ट्रॉन्ग। धन्यवाद, थैंक यू। कहना चाहूंगा, कुछ नए साधक ऐसे जुड़े होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, उनके लिए सूचना देना चाहूंगा कि अपना भारतीय योग संस्थान का अपना चैनल है, भारतीय योग संस्थान रोहिणी वीडियो चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें वो, और सब्सक्राइब करें तो महिलाओं के रोगों के ऊपर एक स्पेशल प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, ब्लॉग बना हुआ है अलग। आप अगर वो वीडियो खोल लेंगे, मेरी एक बीमारी के ऊपर, पीसीओडी के ऊपर भी मैंने बहुत सुंदर वीडियो मेरा मिलेगा आपको, तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा, और योग की अन्य जानकारी भी उसके ऊपर है। महिला रोग और योग
हमारी जैसे 101 रोग और योग पुस्तक है, ऐसे एक हमारी भारतीय योग संस्थान से संबंधित एक महिला रोग और योग पुस्तक है। आप उसका भी अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ महिलाओं को उसमें से भी सीखने को मिलेगा। और योग करते रहिए, केंद्र से जुड़ जाइए। अगर भारतीय योग संस्थान से जुड़ गए तो सोच लेना आप ईश्वर से जुड़ गए।